हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं सीए हितेश गोयल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए हितेश गोयल ऑन जीएसटी पर। हम अपने आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द केस लॉ और रीसेंट केस लॉ जो प्रनाउंस हुआ है। तो ये हमारी जीएसटी केस लॉ सीरीज का पहला केस लॉ जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो ये केस लॉ आईटीसी के ऊपर है, इनपुट टैक्स कैड के ऊपर। तो जो इसका टॉपिक जो इसका नाम है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं इस केस लॉ में क्या क्या हुआ, क्या क्या डिसाइड किया गया। सबसे पहले तो हम इसमें वो चीज़ें डिस्कस करते हैं जो रूल सेक्शन या सर्कुलर नोटिफिकेशन जो इसमें इन्होंने कोट किए, जो इसमें इनका रेफरेंस यूज़ किया। तो सबसे पहले इन्होंने यूज़ किया रूल 36 का। जो रूल 36 टॉक्स अबाउट डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट, जो हमें आईटीसी को क्लेम करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ये रूल 36 बताता है। तो रूल 36 टॉक्स अबाउट डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट कंडीशंस फॉर क्लेमिंग आईटीसी। देन इस केस लॉ में सेक्शन रूल 36(4) को भी का भी रेफरेंस लिया गया। रूल 36(4) क्या कहता है? रूल 36(4) कहता है कि जो भी आपको जो आईटीसी है वो आप अवेल नहीं कर पाओगे अगर सामने वाले पर्सन ने रिटर्न फाइल नहीं करी, उसने अपनी आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न फाइल नहीं करी, तो आप अपना आईटीसी नहीं ले पाओगे। डेफिनेटली जब सप्लायर है, जो आपका जो वेंडर है, वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो आप वो अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा तो हमारे 2A 2B में रिफ्लेक्ट करेगा, तो ऑन दैट बेसिस ही हम अपना आईटीसी ले पाएंगे। अगर सप्लायर ने ही रिटर्न फाइल नहीं करी तो हाउ कैन वी टेक द आईटीसी, राइट? देन उसमें एक और चीज उसमें यूज की जो आई 2020 में आईटीसी आपके 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा था, उसके ऊपर आईटीसी क्लेम करने की कैपिंग के बारे में। तो वो क्या थी? सबसे पहले तो 9 अक्टूबर 2019 को गवर्नमेंट ने एक आईटीसी की कैपिंग शुरू करी। उससे पहले अगर मैं बात करूँ 2017 18 18 19 में, तो जब जीएसटी लगा था तब 2A 2 कंसेप्ट, लीगली कंसेप्ट वाज देयर और 2A 2B, बट प्रैक्टिकली दैट वाज नॉट देयर। 2A नहीं था वहाँ पे 17 18 19 में। तो जो आईटीसी तो देर ये कंडीशन भी नहीं थी कि 2A वाला ही आईटीसी लेना चाहिए, आपको लिया जाए। तो 17 18 19 में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी 2A 2B वाली। बट 9 अक्टूबर 2019 को गवर्नमेंट ने ये इम्पोज कर दिया कि जो आईटीसी आपके पोर्टल पे 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है, और अगर आपका सारा आईटीसी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो जितना अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रही है उस वो अमाउंट प्लस उसका 20% ऑफ एलिजिबल आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो एज एन आईटीसी इन योर 3B। तो 9 अक्टूबर 2019 से 20% था। फिर इन्होंने इसको रिड्यूस करके 1 जनवरी 2020 से 10% कर दिया कि जो आपका आईटीसी पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हो रहा है 2A में, तो उसका आप 10% ज़्यादा क्लेम कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपका बाकी कंडीशन आपकी फुलफिल होती है। तो 9 अक्टूबर 2019 से 20% था। 1 जनवरी 2020 से 10% की कैपिंग कर दी, अप टू 31 दिसंबर 2020 तक। 1 जनवरी 2021 से 5% की कैपिंग कर दी। तो फर्दर जैसे 17 18 19 के हम सब ने अभी रिसेंटली केसेस करवाए हैं, तो उनमें एक सर्कुलर इशू किया था 17 18 19 के लिए गवर्नमेंट ने, सर्कुलर नंबर 183, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 17 18 19 में आपका कोई आईटीसी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा और आपने उसका आईटीसी ले रखा है, तो उसकी जेन्युइनिटी प्रूफ करने के लिए आप सप्लायर से सर्टिफिकेट लेके दे दो, अगर आईटीसी 5 लाख से कम है। और अगर आईटीसी 5 लाख से ज़्यादा है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट लेके दे दो कि ये आईटीसी हम सप्लायर ने पे कर रखा है, और उसका टैक्स भी भर रखा है, जो रिटर्न फाइल कर रखा है टैक्स भी भर रखा है। तो वो आईटीसी हम क्लेम कर सकते थे, प्रोवाइडेड ऑन अ प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम द सप्लायर और फ्रॉम चार्ट अकाउंटेंट। देन ये तो जो सर्कुलर था 2 सालों के लिए था, 17 18 19 के लिए। उसके बाद फर्दर जैसे जो ये कैपिंग लगाई, तो गवर्नमेंट ने एक 193 सर्कुलर भी इशू किया, जो कहता था कि अगर आप विद इन द कैप, जो कैपिंग लगा रखी है 20% 10% 5% की, अगर आप इस कैपिंग में अपना यूज करते हो आईटीसी, क्लेम करते हो आईटीसी, तो आपको वो आईटीसी का हम अलाउ कर देंगे, प्रोवाइडेड आपकी जो कंडीशन 183 में है वो आपने फुलफिल करी हो, राइट? तो देन एक नोटिफिकेशन नंबर 30/2020 थी, वो भी इस उसका भी रेफरेंस इस केस लॉ में लिया गया। वो नोटिफिकेशन क्या थी 2020 में? जब हम सबको पता है 2020 में कोविड लग गया था, मार्च 20 में कोविड अनाउंस कर दिया था गवर्नमेंट ने, लॉकडाउन था, कंप्लीट लॉकडाउन वाज देयर। तो एक नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 30/2020, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त 2020, ये 7 महीनों को आप क्यूमुलेटिव रिटर्न फाइल कर सकते हो और क्यूमुलेटिव ही यूज कर सकते हो। जैसे मैंने ऊपर हमने कहा कि 10% की कैपिंग थी, तो वो 10% की कैपिंग हर रिटर्न भरने के साथ थी।
जैसे मैंने जनवरी की रिटर्न भरी 10% की कैपिंग के साथ, फरवरी की भरी 10%, मार्च की 10%, बट ये नोटिफिकेशन 30 जो आई उसने कहा कि 7 रिटर्नों को, 7 महीनों के रिटर्नों को आप क्यूमुलेटिव कर सकते हो, तो आप उसकी कैपिंग को भी क्यूमुलेटिव यूज कर सकते हो। तो ये थे रेफरेंसेस ऑफ रूल्स जो इसमें रूल्स नोटिफिकेशन सर्कुलर जो इसमें यूज किए गए, राइट। देन ये फिगर्स थी जो इसमें केस लॉ में डिस्कस करेगी, जिसके बारे में उन्होंने बात करी। उन्होंने कहा कि जो असेसी था, जो टेक पिटिशनर था, उसने, अगर हम फर्स्ट कॉलम में मैंने मंथ्स दे रखे हैं, फरवरी 20, फेब 20, मार्च 20, अप्रैल 20, मई 20, जून 20, अप टू सितंबर 20। तो अगर मैं फेब 20 की बात करूं, फेब में आईटीसी एज पर 3B था 77 करोड़, एंड आईटीसी एज पर 2A था 80 करोड़। तो अगर मैं सिंपल मंथली बात करूं कि हमने एक महीने की रिटर्न फाइल करनी है, तो मेरा 3B में 77 करोड़ है, 2A में 80 करोड़ है, तो मेरे को उसकी कैपिंग मिला के 88 करोड़ बन रहा है। बट मुझे कैपिंग की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरे पास पहले ही आईटीसी जो मैं क्लेम कर रहा हूँ वो 2A से कम है। तो सिमिलरली मार्च 20 में 83 करोड़ एज पर 3B और 78 करोड़ एज पर 2A। और अगर उसकी मैं कैपिंग मिला लूँ 10% की, तो मेरा 86 करोड़ बनता था। तो मैंने क्लेम 83 करोड़ किया, मेरा कैपिंग मिला के आईटीसी एज पर 2A प्लस 10% मिला के 86 करोड़ बनता है, जो कि मेरी एक्चुअल से ज़्यादा है, तो मेरे को वो अलाउड था। अप्रैल में 1,70,000 मैंने क्लेम किया सिर्फ, मैंने 2A में बोला 23 लाख। तो जो 2A में फिगर ज़्यादा बोल रही अमाउंट ज़्यादा है, तो उसके लिए मुझे एडिशनल 10% की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। देन मई में मैं 94 करोड़ क्लेम किया, और 2A में बोला था 105 करोड़। इवन देन मेरा 2A वाली फिगर ज़्यादा थी, और एज कम्पेयर टू अमाउंट क्लेम्ड इन 3B, तो इसके लिए भी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी जो कैपिंग थी। देन जून में जो मैंने रेड कलर रखा कलर, उसमें 105 करोड़ मैंने 3B में क्लेम किया, और मेरी 2A में रिफ्लेक्ट हो 24 करोड़। तो मैंने 24 करोड़ को अगर 10% में एक्सटेंड एनहांस भी कर दूं, तो मेरी 27 करोड़ की वैल्यू बनती थी। मैंने क्लेम कर रहा हूँ 105 करोड़, मेरी कैप 10% की एलिजिबिलिटी के साथ मेरी बन रही है 27 करोड़, तब भी मैं 78 करोड़ नेगेटिव में था। जुलाई में भी सेम, जुलाई में मेरा 169 करोड़ 169 करोड़ 3B में था, 2A मेरे पास 245 करोड़ था, जो कि मेरी अमाउंट ज़्यादा है 2A में, तो मेरे को कैपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी। देन अगस्त में 148 करोड़ एज पर 3B और 149 करोड़ एज पर 2A। इवन तो ये भी फिगर विद इन रीच थी, तो इसके लिए मुझे जरूरत नहीं थी। अब अगर मैं इसकी टोटलिटी की बात करूं, फेब से लेकर सितंबर तक मेरा 893 करोड़ बनता था एज पर 3B, और 712 करोड़ बनता था एज पर 2A। और जो 10% की मुझे अलाउंस था ऑफ कैपिंग ऑफ आईटीसी, एलिजिबल आईटीसी एज पर 2A, जो मेरा बोनस से 10% में क्लेम कर सकता हूँ, तो वो ऐड करके मेरा 783 करोड़ बनता था, राइट। तो सरकार, गवर्नमेंट ने जब ये केस असेसिंग ऑफिसर के साथ, असेसिंग ऑफिसर्स को और असेस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम आपको हर महीने का अलाउ करेंगे, हम क्यूमुलेटिव अलाउ नहीं करेंगे। जिस महीने में आपके पास आईटीसी 2A में ज़्यादा है, तो उसमें आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जैसे फेब में 77 करोड़ एज पर 3B और 80 करोड़ एज पर 2A, तो इसमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है कोई आपको 10% की। सिमिलरली अप्रैल में रिक्वायरमेंट नहीं है, मई में रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर 2A में ऑलरेडी ज़्यादा बोला, तो हम उसका बेनिफिट नहीं देंगे। उन्होंने हर महीने की सेपरेट से असेसमेंट करी और एडिशन कर दी, डिमांड रेज कर दी। एसएससी ने कहा कि हम ये क्यूमुलेटिव आप हम बेनिफिट दो, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है वो क्यूमुलेटिव बात करती है, बट असेसिंग ऑफिसर ने क्यूमुलेटिव नहीं दिया, और मंथ वाइज उसको असेस कर दिया और उसकी डिमांड रेज कर दी। तो उसके बाद जो ये उन्होंने डिमांड रेज करी, उसमें जो जो फैक्ट ऑफ द केस है वो देखते हैं। पहले तो हमने जो डिस्कस किया, उसके बाद फर्दर फैक्ट, व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द केस। तो पिटिशनर ने आईटीसी अपने इनवॉइसेस के ऊपर क्लेम किया, चाहे रिफ्लेक्ट जो मर्जी अमाउंट हो रही थी, तो उसने उसको इनवॉइसेस के ऊपर क्लेम कर लिया, और क्लेम उसमें उसने कहा कि हम इतनी आईटीसी क्लेम किया है, जो इनवॉइसेस हमने परचेज करे उसके बेस के ऊपर। देन अथॉरिटीज थी, जो असेसिंग ऑफिसर ने कंटेंट किया कि जो आपका एक्सेस आईटीसी था, उस जो आपने यूज किया एज कंपेयर टू अमाउंट शोइंग इन 2A, उसकी उन्होंने डिमांड रेज कर दी लॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। डिस्प्यूट राइज हो गया, और डिस्प्यूट में मेनली डिस्प्यूट किस चीज़ का था? असेसिंग ऑफिसर वाज सेइंग कि यू कैन टेक आईटीसी ऑन द बेस ऑन मंथली प्लस 10%, बट पटिशनर कह रहा था कि मैंने आईटीसी क्लेम करना है क्यूमुलेटिव बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ नोटिफिकेशन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करी। पटिशनर का यही आर्गू था फॉर क्यूमुलेटिव अप्रोच, बट असेसिंग ऑफिसर का आर्गू था कि मंथली। तो असेसिंग ऑफिसर जो अथॉरिटी थी, उन्होंने इनकरेक्ट जो सर्कुलर था उसके ऊपर रिलाई नहीं किया और अपना डिसीजन दे दिया, जिससे डिस्प्यूट रेज हो गया। बट उसके बाद जब फर्दर
ये असेसिंग ऑफिसर ने उसकी एडिशन कर दी, डिमांड रेज कर दी बाय टेकिंग मंथली अप्रोच रेदर देन क्यूमुलेटिव अप्रोच। द पिटिशनर वेंट टू द कोर्ट, देन ऑनरेबल इलाहाबाद कोर्ट ने ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स ऑफ द केस एंड ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलर, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, केस पिटिशनर के फेवर में अनाउंस कर दिया। उन्होंने कहा कि क्यूमुलेटिव ही बेनिफिट मिलना चाहिए या ना कि मंथली बेनिफिट मिलना चाहिए। देन जब अमाउंट की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा थी, डिमांड ज़्यादा थी, तो डिपार्टमेंट इस डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो जब केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डिसीजन सारा सुना, ये केस सारा सुना और अपना डिसीजन दिया। तो उसने भी ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस जो डिसीजन था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसी को अपहेल्ड कर दिया और कहा कि वो वाला डिसीजन बिल्कुल ठीक है और ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स जो लॉ है नोटिफिकेशन उसके बेस पे लिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कम्युनिटी अप्रोच लेनी चाहिए rather than मंथली। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया इन फेवर ऑफ एसएससी। तो हमें उम्मीद है आपको ये डिसीजन हमारी डिस्कशन पसंद आई होगी। फर्दर केस लॉ के नाम के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं कि इस केस का नाम क्या था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Once again, thank you very much for watching this video. And further, I request all the members to subscribe my YouTube channel, CA Hitesh Gul on GST. Thank you very much.